नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल टॉप स्टडी जीएस पर स्वागत है। आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इसका एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें। दोस्तों, आप लोग एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला अन्न कौन सा था? तो इसका आंसर होगा जव, जिसे यव कहते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो इसका आंसर है तांबा, जिसे कॉपर कहते हैं, और इसका संकेत Cu होता है। प्रश्न नंबर 3 है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों, पूछ रहा है कि वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और सभी वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद होता है। और इन सभी चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। यजुर्वेद में यज्ञ कर्मकांड से संबंधित वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में औषध से संबंधित वर्णन है। जादू टोना तंत्र मन इत्यादि का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? यहाँ पर पूछ रहा है कि किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है, अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। इन तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है? दोस्तों, तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान अशोक मौर्य के रुमिनदेही स्तंभ के द्वारा वर्णन किया गया है। दोस्तों, बुद्ध का जन्म अर्थात महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। और बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, छठा प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका आंसर है मृगदाव, अर्थात सारनाथ या ऋषि पतना में। सभी नाम एक ही है। दोस्तों, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो मृगदाव या सारनाथ या ऋषि पतना में। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? दोस्तों, कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका आंसर है श्रावस्ती में। दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? इसका आंसर है अशोक। दोस्तों, अशोक मौर्य वंशी शासक बिंदुसार का पुत्र था। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अशोक मौर्य वंशी शासक बिंदुसार का पुत्र था। और दोस्तों, शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। और कलिंग युद्ध का वर्णन, मतलब जिसमें विजय और क्षति का वर्णन, यह अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? अर्थात कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से नंबर शिलालेख में किया गया है? तो इसका वर्णन है 13वें शिलालेख में। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो दोस्तों, अशोक के सबसे अधिक शिलालेख ब्राह्मी लिपि में खुदे गए हैं। और इसकी भाषा क्या है? प्राकृत भाषा है। मतलब कि अशोक के शिलालेख सबसे अधिक ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और भाषा क्या है? प्राकृत भाषा है। बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 10 है, किसने पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? दोस्तों इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में, क्योंकि जेम्स प्रिंसेप ने ही सबसे पहली बार अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, वह भी 1837 ईस्वी में। बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रश्न नंबर 11 है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है, अर्थात इसका आंसर है अशोक। अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों इसका आंसर है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने, अर्थात। और जो यह मेहरौली का स्तंभ यह कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। दोस्तों प्रसिद्ध बौद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? उज्जैन में बनाई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा किसने बनवाई थी? इसका आंसर है चामुंडराय ने। दोस्तों यदि हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14 है, हिंदू धर्म का पारंपरिक प्राचीन नाम किसे माना जाता है? इसका आंसर है सनातन धर्म को। दोस्तों दोस्तों हिंदू धर्म का पारंपरिक प्राचीन नाम किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है सनातन धर्म को। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, पंचमार्क सिक्का किस वंश के शासकों ने चलाया था? तो दोस्तों इसका आंसर है मौर्य काल के शासकों ने पंचमार्क सिक्का चलाया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर है भारत की विशाल धन संपदा को लूटना महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों महमूद गजनवी ने भारत पर कुल मिलाकर 17 बार आक्रमण किया था, और महमूद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया गया, और महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किया गया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? तो दोस्तों इसका आंसर है जैन धर्म को, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? तो जैन धर्म को अपनाया था। प्रश्न नंबर 18 है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को, अर्थात अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो दोस्तों अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका आंसर है दोस्तों अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? इसका आंसर है टी पैंथलर ने। टी पैंथलर ने। आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, हरिशेर का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख किसके बारे में जानकारी देता है? तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। दोस्तों समुद्रगुप्त, अब बात आ गई है समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? दोस्तों
समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विंसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। और समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। हर्षेड दोस्तों, हर्षेड का संबंध किस शासक से है? तो समुद्रगुप्त से है, क्योंकि हर्षेड समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रश्न नंबर 22 है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों, पूछ रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर है बृहद्रथ। आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? इसका आंसर है पुष्यमित्र शुंग ने। दोस्तों, शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? तो इसका आंसर है पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर है देवभूति। दोस्तों, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? दोस्तों, इसका आंसर है हिंद यूनानियों ने। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको शुरू से लेकर एंड तक देखिए और एक बार चैनल को दिल से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25 है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कर पूछ रहा है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो इसका आंसर है हिंद यूनानियों ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? इसका आंसर है कुषाणों ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 है, दोस्तों, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किस काल में जारी की गई? यहाँ पर है सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किस काल में जारी हुई हैं? तो इसका आंसर है गुप्त काल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28 है, शीशे का सिक्का किस वंश के शासकों ने चलवाया था? दोस्तों, पूछ रहा है कि शीशे का सिक्का किस वंश के शासकों ने चलवाया था? तो इसका आंसर है सातवाहन वंश के शासकों ने। दोस्तों, सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। दोस्तों, सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रश्न नंबर 29 है, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 30 है, मूर्तियों का निर्माण किस काल में किया गया? अर्थात पूछ रहा है कि मूर्तियों का निर्माण किस काल में शुरू हुआ था? इसका आंसर है कुषाण काल में। दोस्तों, अब हम कुषाण वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। कह रहा है कि कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसेस ने किया। दोस्तों, कुषाण वंश की स्थापना किसने किया? तो कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसेस ने किया था, लेकिन कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रश्न नंबर 31 है, मंदिर का निर्माण किस काल में शुरू हुआ था? दोस्तों, कह रहा है कि मंदिर का निर्माण किस काल में शुरू हुआ था? तो इसका आंसर है गुप्त काल में। दोस्तों, अब हम गुप्त वंश से संबंधित प्रश्नों को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रश्न नंबर 32 है, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों, कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। प्रश्न नंबर 33 है, गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है? तो दोस्तों, कह रहा है कि गुप्त वंश की जानकारी हमें किस पुराण से मिलती है? तो इसका आंसर है वायु पुराण में। अर्थात वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 34 है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? दोस्तों, पीछे हम आपको बता चुके हैं कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? इसका आंसर है विंसेंट आर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। और प्रश्न नंबर 35 है, सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए किसे दिखाया गया है? इसका आंसर है
समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है क्योंकि इसे संगीत से सबसे अधिक प्रेम था। इसीलिए सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रश्न नंबर 36 है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? इसका आंसर है हरिशेर। प्रश्न नंबर 37 है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? दोस्तों यहाँ प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों कह रहा है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 38 है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 39 है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों कह रहा है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका आंसर है नादिर शाह को। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 40 है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक गुप्त वंशी शासक कुमार गुप्त था। प्रश्न नंबर 41 है, नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने ध्वस्त किया था? इसका आंसर है बख्तियार खिलजी ने, जो मोहम्मद गोरी का सेनापति था। दोस्तों नालंदा, यह प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब पूछा भी जाता है परीक्षा में। कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने ध्वस्त किया था? इसका आंसर है बख्तियार खिलजी ने, जो मोहम्मद गोरी का सेनापति था। प्रश्न नंबर 42 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? पाल वंशी शासक धर्मपाल ने। दोस्तों वो कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो पाल वंशी शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 43वां प्रश्न है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? दोस्तों कह रहा है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो इसका आंसर है गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 44 है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45 है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? इसका आंसर है कन्नौज। दोस्तों चीनी यात्री भेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि चीनी यात्री भेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, भूमि देने की सामंती प्रथा को, यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि भूमि देने की सामंती प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? इसका आंसर है हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, वेनसांग द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी थी? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कह रहा है कि वेनसांग द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी थी? इसका आंसर है सी यू की। सी यू की पुस्तक किसने लिखी है? वेनसांग ने लिखी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाता है? दोस्तों कह रहा है कि यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 49 है, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है वेनसांग। दोस्तों प्रश्न नंबर 49, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है, कह रहा है कि प्रश्न नंबर 49, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा वेनसांग को नीति का पंडित और शाक्य मुनि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 50 है, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन कहाँ करता था? दोस्तों प्रश्न नंबर 50 है, कह रहा है कि हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन कहाँ करता था? इसका आंसर है प्रयाग में। दोस्तों
हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था। और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। दोस्तों, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।